हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 2। यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग से आपको क्या समझ में आता है? किसी भी चीज़ को करने से पहले जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं, हम एक मॉडल बना लेते हैं अपने दिमाग में या पेन पेपर पे। मान लो अगर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं तो आप उस पार्टी को लेके आप क्या क्या चीज़ें प्लान करते हैं कि आप किस किस को बुलाने वाले हैं, आप मेन्यू में क्या क्या रखने वाले हैं, डेकोरेशंस कैसे करेंगे। तो सब चीज़ें आप एक तरह से प्लानिंग करते हैं, अपने दिमाग में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं या एक पेन पेपर पे एक मॉडल बना लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे सब कुछ होने वाला है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं मॉडल, कि हमने एक कॉपी, एक रेप्लिका तैयार कर लिया है अपने दिमाग में। या किसी ऑब्जेक्ट को लेकर भी आप कर सकते हैं कि आप पेन पेपर पे कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप एक मॉडल तैयार कर लेते हैं जो कि एक छोटे रूप में होता है। किसी रियल काम को करने से पहले आप उसका मॉडल तैयार करते हैं। तो उसी के बेस पे मॉडल ऑफ टीचिंग में भी वही है कि जब आप पढ़ाने जाते हैं बच्चों को या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी यूनिट स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो उससे पहले आप एक मॉडल तैयार कर लेते हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, किस तरह से बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, कौन से एक्स्ट्रा एड्स यूज़ करेंगे, किस तरह से बच्चों को एवेलेट करेंगे। तो वो सब चीज़ें आप पहले से प्लान करके जाते हैं, मॉडल तैयार करके जाते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉल डे अगेन, मॉडल ऑफ टीचिंग आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉस एंड व्हील, ये मॉडल ऑफ टीचिंग जॉस एंड व्हील ने ही दिए थे। अकॉर्डिंग टू देम, अ मॉडल ऑफ टीचिंग कंसिस्ट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग एजुकेशनल activities and environments. It specifies ways of teaching and learning that are intended to attain certain kinds of goals. ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, तो उसी को बेसिकली मॉडल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देख लेते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं जब भी हम कोई मॉडल बनाने वाले हैं, तो उसमें 6 एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है फोकस। ठीक है। फोकस का मतलब क्या है कि मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी चीज़ को करने से पहले आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फोकस ऑफ एनी टीचिंग मॉडल tells us about the central idea of the model. It focuses on the main aim and objective to be achieved. ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉडल। फिर उसके बाद आप किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से क्या क्या स्टेप्स अपनाएंगे, क्या क्या आपका मॉडल है। ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता है। उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या क्या मेथड्स अपनाएंगे, बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है। बच्चों को ओरली पढ़ाएंगे, बच्चों को प्रैक्टिकल करके बताएंगे, बच्चों को थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे। तो आपका बेसिकली स्टेप्स क्या होंगे आगे टीचिंग के, वो इसमें डिस्क्राइब होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, इट इज़ कंसर्न विद टीचर्स रिएक्शंस। तो उसके बाद बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बच्चे किस तरह से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है। बच्चों का जो भी रिएक्शन होगा उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करता है। सोशल सिस्टम, और सोशल सिस्टम इज रिलेटेड टू द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। इसमें दोनों का इंटरेक्शन होता है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में सिर्फ टीचर का ही रिएक्शन मायने रखता है कि आप कैसे बच्चों के बिहेवियर पे रिएक्ट करेंगे। सोशल सिस्टम की बात आ जाता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम डिस्क्राइब द सपोर्टिंग कंडीशन टू मीट द मॉरल गोल। दिस इंक्लूड स्पेशल बुक्स, फिल्म्स, लेबोरेटरी किट्स, रेफरेंस मटेरियल, फैसिलिटीज़। क्या क्या आप एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है। वो सब सपोर्ट सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन एंड इफ़ेक्ट्स, कि आपने जो पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, बच्चे उसको कैसे एप्लीकेट करते हैं, वो एप्लीकेशंस एंड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। जितने भी मॉडल्स आए हैं उन सारे मॉडल में ये 6 एलिमेंट का यूज़ करके ही आपको डिस्क्राइब करना है। हर
एलिमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको हर मॉडल के अकॉर्डिंग। आगे हम मॉडल्स भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या होता है, ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। हमें कंसेप्ट से ही, नाम से पता लगता है कि इसमें बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर करे जाते हैं कि बच्चे किस तरह से कंसेप्ट को गेन करते हैं, उनकी क्लैरिटी कैसे होती है कंसेप्ट को लेके। ठीक है, दिस मॉडल हेल्प्स अस स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कंसेप्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स और की फीचर्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, कंपैरिजन एंड कंट्रास्टिंग ऑफ एग्जाम्पल्स। बेसिकली इसमें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, अगर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है और हम उसको एग्जांपल्स दे रहे हैं तो वो बच्चा आइडेंटिफाई कर लेगा और उनको डिस्टिंग्विश भी कर लेगा कि कौन सा एग्जांपल किस कंसेप्ट में फ़िट होगा, किस कंसेप्ट में फ़िट नहीं होगा। अगर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, दो तरह के एग्जांपल्स देते हैं हम उसको, जो एक अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट होता है और जो एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, two sets of examples are used in this strategy, yes and no, that have attributes of the concept and that do not have attributes of the concept। ठीक है, बेसिकली यही आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। उसके बाद आ जाता है मास्टरी लर्निंग मॉडल। दिस अप्रोच वाज फॉर्मुलेटेड बाय जॉन बी कैरोल एंड बी.एस. ब्लूम। ठीक है, कैरोल एंड ब्लूम ने दिया था। ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है कि कौन सा मॉडल किसने दिया था, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक पेन पेपर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बाद अपने आप लिखने की कोशिश करना कि कौन सा मॉडल किसने दिया था। आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको आता है, या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद होता है मास्टरी लर्निंग इज़ अ मॉडल वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मास्टर अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव और गोल बिफोर दे कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट गोल। मास्टरी का मतलब क्या है, जब तक आप मास्टरी गेन नहीं कर लेते, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं लेते, तब तक हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। और जाना भी नहीं चाहिए वैसे, कि जब तक आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो नेक्स्ट स्टेप्स आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगे। तो यही इसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे क्लास में हैं सबका आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, सबको एक मास्टरी लेवल तक पहुंचाना है कि सब बच्चे एक बराबर हो जाए, तभी हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन अ मास्टरी लर्निंग क्लासरूम टीचर्स ब्रेकअप देयर करिकुलम इनटू अ सीरीज ऑफ स्किल्स। इसमें टीचर क्या करता है, करिकुलम को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्ट में। या कोई यूनिट पढ़ा रहा है तो छोटे छोटे टॉपिक्स में उसको ब्रेक कर देते हैं। एक एक टॉपिक करके समझाया जाता है बच्चों को, और उसके बाद उनको असेस किया जाता है कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो ही आगे बढ़ा जाता है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया तो उनको दोबारा से पढ़ाया जाता है, दोबारा से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाते हैं, और उसके बाद ही नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हु हैव मास्टर्ड द यूनिट गो ऑन टू एनरिचमेंट एक्टिविटीज व्हाइल द स्टूडेंट्स हु डिडंट अचीव देयर गोल्स आर गिवन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस देयर स्किल। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ गया है उनको आगे डीप थिंकिंग के लिए बोला जाता है, और जिनको नहीं आया है उनको दोबारा से चीज़ें समझाई जाती हैं। तो ये होता है आपका मास्टरी लर्निंग मॉडल। उसके बाद देख लेते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय J.R. Sushman. He used this method to give training of inquiry to the student. Basically इसमें क्या है कि बच्चे खुद से चीज़ों को सीखते हैं बाय पुटिंग इंक्वायरी करके, क्वेश्चन पुट अप करके चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। टीचर का काम है कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर देता है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह का उनको पजल्स चीज़ें दी जाती हैं, इस तरह की एग्जाम्पल्स इस तरह के दिए जाते हैं कि बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी आए जानने के लिए, और खुद से चीज़ों को पूछें और जान के अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट द स्टूडेंट शुड बी सेल्फ रिलायंट टू लर्न एंड इंक्वायर अबाउट वेरियस थिंग्स। ठीक है, बच्चे खुद से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, खुद से अगर क्वेश्चनिंग करेंगे तो उनको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बेसिकली यही कहता है कि बच्चे खुद से इंक्वायर करके चीज़ों को सीखें। Glasser's basic teaching model. Robert Glasser developed this model in 1962. It explains the relationship between teaching and learning. It provides a simple and adequate conceptualization of the teaching process. Robert Glasser ने 1962 में ये मॉडल दिया था। उनके अकॉर्डिंग इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। बेसिकली उन्होंने ये लर्निंग का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक कंसेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था।
सबसे पहला था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट देते हैं कि हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्या अचीव करना है। एंटरिंग बिहेवियर में बच्चों का बिहेवियर देखा जाता है कि बच्चे रेडी हैं कि नई चीज़ों को सीखने के लिए, उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, उनका लेवल क्या है, वो चीज़ों को समझ सकते हैं नहीं समझ सकते। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स में हम अपनी टीचिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बच्चों को एक्चुअल में पढ़ाते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस होता है। उसके बाद परफॉर्मेंस असेसमेंट, उसके बाद पढ़ाने के बाद जब हम यूनिट ख़त्म कर लेते हैं या चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम असेस करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। तो ये है आपका बेसिकली ग्लासर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन इज एन अप्रॉक्सीमेट इमिटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेस और सिस्टम। सिमुलेशन आपका एक तरह से इमिटेशन है। जो भी आप प्रोसेस करने वाले हैं, जो भी आप टीचिंग करने वाले हैं, उसको आप पहले खुद से करके देखते हैं, एक इमिटेशन करते हैं, एक रोल प्लेइंग करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये टीचर्स को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। सिमुलेशन मीन्स रोल प्लेइंग और रिहर्सल इन विच द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज कैरिड आउट आर्टिफिशियली। ठीक है, सिमुलेटेड टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। इट इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द टीचर। टीचर पढ़ाने से पहले ये बेसिकली टीचर्स को जब दिया जाता है, जब टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग के वक्त उनको सिमुलेशन मेथड के थ्रू ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि जिस तरह से वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो अपने पीयर ग्रुप में अपने जो साथी हैं उनको पढ़ाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं वो स्टूडेंट बन जाते हैं और एक पर्सन खुद टीचर का रोल प्ले करता है। तो इस तरह के क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करके वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो आगे जाके फेस करेंगे। तो सिमुलेटेड टीचिंग इज़ यूज्ड प्रायर टू द क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिस। ठीक है, क्लासरूम में जाने से पहले भी आप ये एक तरह की सिमुलेटेड टीचिंग करते हैं, जिससे आपको अपने बारे में बेहतर पता लगता है कि कहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको अपने प्रोसेस को कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये बेसिकली सिमुलेशन इसलिए किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ नेम गिवन टू सिचुएशन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल मीट टू जनरेट न्यू आइडियाज़ अराउंड अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि कुछ ग्रुप बना के लोग एक तरह से डिबेट करते हैं किसी भी एक सेम टॉपिक पे, और दे आर फ्री टू गिव देयर आइडियाज़। वो खुल के अपने आइडियाज़ देते हैं, क्योंकि उसमें किसी के भी आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ या डीमोटिवेट नहीं किया जाता है, सबको मोटिवेट किया जाता है। सबको एक फ्री राइट मिलता है कि आप अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, people are free to give their ideas as no idea will be judged or criticized. All the ideas are noted down and after the brainstorming session is over, the ideas are evaluated. सारे आइडियाज़ को नोट कर लिया जाता है और जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ओवर हो जाता है उसके बाद एवोलेट किया जाता है कि किसका आइडिया बेहतर है, कौन कौन से आइडियाज़ आप ले सकते हैं उसमें से बेहतरीन आइडियाज़। तो ये होता है बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। डैश आर द प्लानिंग गाइडलाइंस और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग या फिर प्लानिंग गाइडलाइंस हम बोल सकते हैं, वो मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग वॉज फर्स्टली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बाय ब्रूस जॉयस एंड मार्शविल। इन्होंने सबसे पहले दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ लेसन इन मॉडल्स ऑफ टीचिंग टर्म्ड एज सिंटैक्स। ठीक है, जिसमें हम प्लान करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ लेसन सिंटैक्स में हम प्लान करते हैं। Who was the father of the concept attainment model? Jerome Bruner is the father of concept attainment model, in which model the teachers use critical thinking and scientific process to help students to gain understanding of a concept. ठीक है, जहाँ भी concept की बात आ जाती है वहाँ पे तो आप आँख बंद करके concept attainment model पे टिक कर सकते हैं कि जहाँ पर बेसिकली हम बच्चों के concepts क्लियर कर रहे हैं, तो वो concept attainment model होता है। Dash is a teaching learning process in which students are provided opportunities to use and extend their own knowledge by helping each other. जिसमें आप एक दूसरे को हेल्प करके चीज़ों को समझा रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, तो वो पीयर ट्यूटोरिंग हो जाता है। ठीक है, What is mastery learning? Mastery learning क्या है? Combination of assimilation, accommodation and cognitive thinking. Teachers only move on to the next subject once everyone has mastered. जब तक सब लोग नहीं सीख जाते तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते हैं।
ठीक है, ये होता है मास्टरी लर्निंग। वट मोटिवेटेड बेंजामिन ब्लूम टू डेवलप द मास्टरी लर्निंग, किसकी वजह से बेंजामिन ने ये मास्टरी लर्निंग मॉडल बनाया था? देखिए, मेन रीज़न ये था कि द वेरिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स हु हैड हाई एंड द लो ग्रेड, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप सेम क्लासरूम में सेम ही टॉपिक सेम ही टीचर पढ़ा रहा है, तो एक बच्चा तो 90% ला रहा है, एक बच्चा 30% ला रहा है, तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मास्टरी लर्निंग मॉडल लाया गया था, ताकि इस वेरिएशन को हम कम कर सकें। अंडर द मास्टरी लर्निंग मॉडल व्हाट हैपन्स आफ्टर अ यूनिट इज टॉट, जब आप एक यूनिट पढ़ा लेते हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल में, उसके बाद आप बच्चों को असेस करते हैं कि किस बच्चे को समझ में आया है और किसको नहीं आया है। जिसको नहीं आया तो आप उसको यूनिट दोबारा करवाएंगे। तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। टेस्ट इज गिवन देयर बाय रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ अ यूनिट। एंड ऑफ अ यूनिट नहीं होता है जब तक सब बच्चे मास्टरी हासिल ना कर लें। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड, ठीक है, लेक्चर मेथड में सिर्फ आप लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का उसमें इतना रोल नहीं रहता, तो स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं उसमें। सोशल इंक्वायरी मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिचर्ड सुशमैन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस विद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है? स्टूडेंट्स लर्न बाय कंस्ट्रक्टिंग देयर, खुद से अपना नॉलेज गेन करते हैं एज दे एक्सप्लोर मटेरियल्स टू आंसर क्वेश्चंस, खुद से सवालों के आंसर ढूंढते हैं, खुद से अपना नॉलेज गेन करते हैं। तो इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग में होता है, लर्निंग में होता है, ठीक है। टेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अनमैच्ड। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव की थ्योरी दी थी, रिचर्ड शुमैन ने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल दिया था, मास्टरी लर्निंग मॉडल कॉक्स एंड ब्रांड ने नहीं दिया था, रॉबर्ट ग्लासर बेसिक टीचिंग मॉडल का था। तो थर्ड इसका सही आंसर है। बेसिक टीचिंग मॉडल ऑफ अ ग्लासर वॉज डेवलप्ड बाय इन 1962 में डेवलप हुआ था, ये ग्लासर ने जो डेवलप किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रहता है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स रहता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रहता है, इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है, इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट नहीं होता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? lecture method can develop reasoning, lecture method can develop knowledge, lecture method is one way process, ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। देखिए, सभी सही है, आपका नॉलेज भी गेन होता है, इसमें वन वे प्रोसेस होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, लेकिन रीजनिंग नहीं होता है, ठीक है। रीजनिंग का लेवल नहीं आ पाता है। रीजनिंग का लेवल तब आ पाता है जब आप चीज़ों को डीपली थिंक कर रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, तब रीजनिंग का लेवल आ पाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका सही आंसर है। टीम टीचिंग क्या होता है? टीम टीचिंग जब दो या दो से ज़्यादा टीचर्स मिल के किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, मिल के एक टीम बना के टीचिंग करते हैं। जैसे कोई एक टीचर किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, दूसरा टीचर किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट है, तो दोनों मिल के किसी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, किसी ग्रुप को या किसी क्लास को एक टीम बना के पढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर है द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे की टीचिंग को वो सप्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों टीम बना के पढ़ा रहे हैं। ऑल सिमुलेशन इन्वॉल्व्स पैसेज ऑफ टाइम, मॉडल ऑन अ कंप्यूटर, इमिटेशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इमिटेशन है एक तरह से ये, जो आप क्लास में जाने से पहले करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन अलाउज व्हाट इफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमुलेशन कैन यूजली बी परफॉर्म बाय हैंड और कैलकुलेटर, सिमुलेशन डज नॉट इंटरफेयर विद द रियल वर्ल्ड सिस्टम। देखिए, पहला और तीसरा इसका सही आंसर है कि व्हाट इफ़ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करके चलते हैं चीज़ों को। रियल वर्ल्ड के सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करता कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, वो तो जब हम एक्चुअल में क्लास में जाते हैं तभी पता लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियल में जब आप जाते हैं तभी आपके सामने आती हैं। तो रियल वर्ल्ड के सिस्टम को इंटरफेयर नहीं करता है वो। फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर है। द फर्स्ट स्टेप इन सिमुलेशन इज़ टू डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज़ आप क्या देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप वो क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आप डिफाइन करेंगे चीज़ों को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हेन कंपेयर टू नॉमिनल ग्रुप टेक्निक? Brainstorming is more fun. Brainstorming can create a positive climate. Brainstorming can encourage everyone. सब कुछ ही आता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरह से फ़न भी है, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं, आप खुल के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन सबके व्यूज़ को
एनकरेज किया जाता है, किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, किसी को भी आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। तो सभी है इसमें, ऑल ऑफ द अबव। ब्रेनस्टॉर्मिंग गाइडलाइंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसमें क्रिटिसिज्म नहीं होता है, मेन इसका यही रीज़न है, बाकी सब रहता है इसमें। ऑपोजिशन, आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आइडियाज़ गेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग? द लेंथ ऑफ टाइम दैट इट टेक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस, इंडिविजुअल मे नॉट फील कंफर्टेबल स्पीकिंग इन अ ग्रुप, क्रिएटिविटी ऑफ सम इंडिविजुअल्स मे बी डिस्करेज। ऐसा तो कुछ नहीं है, मेन चीज़ है डिबेटिंग आइडियाज़ इन ग्रुप कैन लीड टू एडिशनल आइडियाज़। आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ इसमें गेन करते हैं। देखिए, अगर आपको आप अगर खुल के बोलेंगे, अगर आपको पता है कि आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, आपको कोई जज नहीं करेगा, तो आप दिल से, आपके अंदर से आइडियाज़ आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ दे पाएंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये बेनिफिट है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का। तो ये था गाइज़ आज का वीडियो। मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स में यूनिट 2 के कवर करूं, जो भी मेन टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो जो मुझे लगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने कोशिश की आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की। आई होप आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। सो गाइज़, जस्ट कीप ऑन स्टडिंग समथिंग और समथिंग। आप बुक से पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, कहीं से पढ़ें, जस्ट कीप ऑन स्टडिंग। और जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आई होप यूनिट 3 का वीडियो कल या बाय मोस्ट परसों तक आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।